हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम प्रोफेसर अजीत एंड वेलकम टू ईवी कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ऑलरेडी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो सीरीज़ है हमने ऑलरेडी ले ली है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप विजिट कर लीजिएगा। एंड आज हम बात करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें मैं पहला बात करने वाला हूँ बेलमेंट के ऊपर। तो पहला हम बात करने वाले हैं बेलमेंट के ऊपर। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये इसके फीचर्स हैं, बट अभी के लिए आप लोग फीचर्स को अवॉइड कीजिएगा। पहले मैं आपको एक बार डायग्राम की मदद से पहले मैं एक बार आपको ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद हम फीचर्स पे जाते हैं, जो कि काफ़ी इजी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो आपके लिए बहुत ईजी है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं हो गया प्रोफेसर अजीत, यानी मैं हो गया, एंड दूसरे समझ लीजिए आपके जीत सर हो गए, ठीक है। या मान लीजिए आपके जीत सर हो गए। अब मुझे समझिए जीत सर के पास एक कार है, वो मुझे चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने जीत सर को पूछा कि आपकी कार मुझे चाहिए फॉर पर्सनल यूज़। अब जीत सर ने क्या बोला कि ठीक है सर, आपको कार चाहिए, आप लेके जाइए। तो इन्होंने मुझे क्या कर दी, अपनी कार दे दी, ठीक है। अब इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। जो प्रोडक्ट का ओनर होता है, जो गुड्स का ओनर होता है, उसे हम कहते हैं बेलर, और जो रिसीवर होता है, जो यूज़ करता है प्रोडक्ट को, उसे हम कहते हैं बेली, ठीक है। बेलर समझ गया, बेली समझ गए, दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें केस हो सकते हैं। अब जीत सर मुझे कार तो दे रहे हैं, बट ये हो सकता है कि विद कंसिडरेशन हो या विदाउट कंसिडरेशन हो, यानी विद कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। अब कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, लॉ वाले बच्चे सब जानते हैं कंसिडरेशन मीन समथिंग रिटन इन। तो समथिंग रिटर्न क्या है, अगर मैं इनसे कार ले रहा हूँ तो बदले में हो सकता है कि ये मुझसे कुछ कंसिडरेशन ले रहे हो, या मैं पैसे कुछ, या मैं कुछ और चीज़ इन्हें दे रहा हूँ, तो वो आ जाता है विद कंसिडरेशन में। और अगर ये मुझसे कुछ नहीं ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज ही नो मी, तो उन्होंने क्या कहा कि आप कार ले जाइए सर, आप यूज़ कीजिए, एंड 3 डेज़ 4 डेज़ बाद जैसे ही आपका काम हो जाए आप मुझे कार दे दीजिए। उसके बदले में वो मुझसे कुछ कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं। तो ये विद कंसिडरेशन भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, 2 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, बेलर एंड बेली, ठीक है। अब फीचर समझ लेते हैं। आपने ये समझ लिया तो फीचर्स आपके लिए ईजी है। पहला फीचर क्या बोल रहे हैं, देयर शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, आपने लिखा ही है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही ना। दूसरा फीचर्स पे आते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि ये वर्ड बार बार रिपीट होगा, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। हम डायरेक्टली ओरली भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस करके कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, एंड इम्प्लाइड। उसके बाद है डिलीवरी गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे यही देखा कि जीत सर ने अपना गुड्स जो है अजीत सर को दिया, तो यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी हुई वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन, पोजीशन में क्या ओनरशिप की बात कर रही है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में क्या कह रहा है ये, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सर्टेन पर्पस। यहाँ पे मैंने क्या कहा, कार फॉर पर्सनल यूज़, तो उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिया, यानी कुछ पर्पस रहा होगा, वो उनका पर्पस था, तो किसी पर्पस के कारण आपने कुछ गुड्स ट्रांसफ़र किए। एंड लास्ट क्या बोल रहा है छठवा आपका, गुड्स मस्ट बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ। गुड्स अगर आपने लिए हैं तो गुड्स आप उन्हें रिटर्न करेंगे, अदरवाइज वो अगर पेरिशेबल इन नेचर है तो डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा। ये है आपका बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, लेटर ऑन नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको प्लेज के बारे में करवाता हूँ। चलिए गाइस, आई होप आपने बेलमेंट समझ लिया कि बेलमेंट क्या था, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसको एग्जांपल के साथ में मैंने आपको फीचर्स उसके बता दिए। अगला हम क्या कर रहे हैं, प्लेज कॉन्ट्रैक्ट। अब प्लेज वर्ड ही बता रहा है कि गिरवी रखा है किसी ने किसी चीज को, तो प्लेज का हिंदी वर्ड अगर हम बात कर लें तो गिरवी रखना, गिरवी रखना किसी भी वस्तु को हम बोल सकते हैं, गिरवी रखना किसी भी वस्तु को। एग्जाम्पल के साथ में मैं समझाता हूँ इस चीज को, तो आपको ज्यादा बेटर समझेगा गाइस। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ए है और पर्सन बी है। ए को पैसे की अर्जेंट को जरूरत है, तो ए ने क्या किया, बी के पास कुछ गुड्स एज ए सिक्योरिटी रख दिया, गुड्स एज ए सिक्योरिटी। बी ने क्या किया, लोन दे दिया, सिक्योरिटी आ गई तो फिर लोन दे दिया फॉर सर्टेन पीरियड।
अब इसमें दो चीज याद रखिएगा, जैसे वहां पे बेलर और बेली का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे जो गुड्स का ओनर होता है उसे कहा जाता है पाउनर। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पाउनर। और जो बंदा लोन देता है, जो पर्सन लोन देता है, उसे कहा जाता है पाउनी। ये आप लोगों को समझा? अगर आप लोगों को ये समझ गया है तो अब ये सारे राइट्स आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। बस आपको ये समझ के रखना है कि दो पर्सन है, पाउनर एंड पाउनी। पाउनर को पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसने पाउनी के पास कुछ अपना गुड्स एज अ सिक्योरिटी रखा उसने, यानी किसी चीज को हम कह सकते हैं गिरवी रखा, एंड वहां से पेमेंट लिया। जैसे पुराने टाइम में था ना कि लाला के पास अपनी माँ के कंगन गिरवी रखे थे हीरो ने, याद होगा आप लोगों को? तो उसी तरीके से अब मैं रिलेट करता हूँ चीजों को, आप इस डायग्राम को बस माइंड में बिठा के रखिए। अब इससे हम बात करते हैं पाउनर के राइट्स की या ड्यूटीज की। राइट्स के लिए हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब पाउनर की ड्यूटीज क्या है? तो पहला क्या कह रहा है? टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन द गुड्स प्लेज। पाउनर कौन है? गुड्स का ओनर है। अब वो गुड्स रखा है पाउनी के पास, तो इसकी ड्यूटी है कि अगर गुड्स में कुछ डिफेक्ट है तो वो सामने वाले को बताए गिरवी रखते समय कि ये मैं जो आपको गुड्स दे रहा हूं इसमें ये डिफेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है? टू परफॉर्म द प्रॉमिस एट द सेम टाइम स्पेसिफाइड। अगर आपने 3 महीना बोल के सामने वाले से लोन लिया है तो आपको 3 महीने में ही उस टास्क को परफॉर्म करना है। आपको लोन 3 महीने के अंदर ही चुकाना है, अदरवाइज हम सब जानते हैं कि वो गुड्स को सेल कर देगा। ठीक है, वो हम लेटर ऑन बात करेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है? टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गुड्स पेरिशेबल इन नेचर है तो उसको थोड़े ज्यादा समय तक चलाने के लिए जो जिसके पास आपने गिरवी रखा है, यानी पाउनी के पास, पाउनी अपना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस खर्चा कर रहा है आपके प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, एज इट इज बनाए रखने के लिए। तो जब आप लोन वाला अमाउंट देते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्स्ट्रा जो पैसे अगर उसके लगे हैं तो वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। फोर्थ बोल रहा है टू रिडीम द गुड्स प्लेस बिफोर द सेल। पाउनी गुड्स को सेल करे इसके पहले ये पाउनर की ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स को वापस ले ले, यानी लोन चुका दो, आप पैसा रिटर्न ले दो। ये है पाउनर की ड्यूटीज, जो गुड्स का एक्चुअल ओनर है। अब इसके राइट्स क्या है? ड्यूटीज तो है, वो ड्यूटीज तो उसको परफॉर्म करनी, बट इसके कुछ अधिकार भी है। वो अधिकार क्या है? टू गेट बैक द गुड्स। अगर पैसा मैंने टाइम पे दे दिया उनका रिटर्न, तो गुड्स मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा राइट है। दूसरा है टू टेक केयर एंड प्रिजर्व द गुड्स। जो गुड्स मैंने गिरवी रखे हैं तो सामने जो पाउनी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेरे गुड्स की केयर करे, प्रिजर्व करे, अच्छी तरीके से संभाल के रखे उसे। तीसरा क्या कह रहा है? टू रिसीव एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स। अगर मैंने कुछ ऐसा गुड्स दिया है जिसको पाउनी यूज कर रहा है और पाउनी ने कुछ प्रॉफिट कमाए, तो ये मेरा अधिकार है कि जब मैं पाउनी को पैसे दूं और मैं अपना गुड्स लूं, तो अगर गुड्स से उसने कुछ प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। एंड लास्ट क्या बोल रहा है? टू एक्सरसाइज राइट ऑफ अ डेटर। एक डेटर का जो अधिकार है उसका भरण पोषण होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करेंगे पाउनी की। पाउनी कौन है? जिसके पास गुड्स आया है, जिसके पास एज ए सिक्योरिटी रखा गया है, जिसने पेमेंट किया है, एज ए लोन सामने वाले को दिया है। अब हम उसकी ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, तो उसकी ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ गुड्स प्लेज। जो गुड्स प्लेज किए गए हैं उसे संभाल के रखना। राइट्स पाउनर का क्या था? राइट भी यही बोल रहा था पाउनर का कि मैंने जो गुड्स दिया वो संभाल के रखे जाए, और पाउनी की ड्यूटीज भी यही है कि हाँ मुझे संभाल के रखने हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? नॉट टू यूज द गुड्स प्लेज। जो गुड्स प्लेज यानी किसी ने आपके पास अगर गिरवी रखे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास किसी ने कुछ गोल्ड गिरवी रखा, बदले में पैसे लिया है, तो मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं वो सब ज्वेलरी या कुछ भी मेरे पास रखा गया तो मैं उसको यूज करूं या मैं फर्दर किसी और को दे दूं, तो वो मेरे पास अधिकार नहीं है, मैं यूज नहीं कर सकता उसको। टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर पेमेंट ऑफ डेब्ट। उसने मेरा कर्जा चुका दिया, नाउ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव हर और हिज प्रोडक्ट बैक। तो उसके प्रोडक्ट को रिटर्न करना मेरी जिम्मेदारी है आफ्टर द पेमेंट। टू एक्ट इन ए गुड फेथ। एंड लास्ट क्या है? टू गिव नोटिस बिफोर द सेल ऑफ गुड्स। 3 महीने के लिए उसने अगर मुझसे लोन लिया था, उसने मेरा पेमेंट मुझे नहीं चुकाया, तो अब लीगली मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि मैं उस गुड्स को बेचूं, उस प्रोडक्ट को बेचूं और अपने पैसे वसूल करूं। बट बिफोर द सेल ऑफ प्रोडक्ट मुझे एक नोटिस देना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति को कि हमारा ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ था, आपने अपनी टर्म्स जो है, अपने ऑब्लिगेशन जो है आपने परफॉर्म नहीं किए, नाउ मैं आपकी गुड्स को बेच रहा हूं। तो ये आपने उसे नोटिस दे दिया, अगर विद इन द 3 डेज वो आ जाता है लेके तो वेरी गुड, नहीं होता है तो आप प्रोडक्ट को सेल कर दीजिए एंड अपना पैसा रिकवर कर लीजिए। ये है कुछ प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो एक बार आप इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पे हम अगला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए गाइस, आई होप आपने दूसरा भी स्क्रीनशॉट ले लिया है। एंड तीसरा जो फाइनल हमारा है आइडेंटिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। अब नाम ही बता रहा है गारंटी, यानी यहाँ पे 2 पर्सन तो इन्वॉल्व है। एक किसी को कुछ दे रहा होगा, कुछ गुड्स दे रहा होगा, कुछ पैसे दे रहा होगा, दूसरा पर्सन गुड्स या पैसे रिसीव कर रहा होगा, एंड तीसरा पर्सन जो कि गारंटी दिखा रहा है, तो डेफिनेटली गारंटी दे रहा होगा वो किसी चीज की। फिर भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मैं यहाँ इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल एक्चुअली आपको देना चाह रहा हूँ, दूंगा भी मैं, बट उसके पहले मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है अजीत, ठीक है, और दूसरा पर्सन है यहाँ पे रॉबिन।
रॉबिन को पैसे की जरूरत है, ठीक है। अजीत ने क्या किया, रॉबिन को पैसे दे दिए, गिव मनी। क्यों दिए? क्योंकि यहां आपके जो जीत सर है उन्होंने गारंटी ली, इन्होंने क्या किया, गिव गारंटी। क्या जीत सर ने क्या गारंटी दी? जीत सर ने कहा कि अजीत सर आप रॉबिन को पेमेंट दे दीजिए, जो भी उन्हें मनी आपसे लोन चाहिए आप वो लोन उन्हें दे दीजिए। अगर वो लोन नहीं चुका पाते, वो बैंक करप्ट हो जाते हैं या इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो जीत सर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो मुझे पेमेंट देंगे। तो मुझे देने में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम यही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो अजीत सर हैं, जो एक्चुअली दे रहे हैं आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, या फिर लॉस्ट से आपको लॉस कवर करने की जिम्मेदारी ले रहा हूं कि अगर आपको लॉस हो रही है, तो यहाँ पे इन्हें कहा जाता है क्रेडिटर। क्रेडिटर, आप ये एग्जांपल माइंड में रखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। क्रेडिटर, ठीक है, जो गारंटी दे रहा है, यानी ये पर्सन जीत सर, इन्हें हम कहेंगे सियोरिटी, क्योंकि ये ही मुझे सियोरिटी दे रहे हैं। तो ये सियोरिटी दे रहे हैं क्रेडिटर को, फिर क्रेडिटर क्या कर रहा है, सामने जो पर्सन है उसको पेमेंट दे रहा है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सबसे मेन है जो पेमेंट ले रहा है, प्रिंसिपल, ठीक है। ये एग्जांपल आपके माइंड में बैठ गया। अब इस केस को आप रिलेट कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ। एग्जैक्टली इंश्योरेंस के केस में भी तो यही तो होता है, आप प्रिंसिपल होते, यानी समझिए आपके पास कार है कुछ। अब यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है कि ये जो है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, इनके पास कार है, 10 लाख रुपीज की कार है। इन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से उसका इंश्योरेंस निकलवाया हुआ है कि कार डैमेज होगा तो देन मैं क्लेम करूंगा, एक्सीडेंटल, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे हमें अभी थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है, बट थर्ड पर्सन यहाँ पे इनविजिबल होता है, जो कि आपका बैंक होता है। आपका बैंक इस चीज में इन्वॉल्व होता है ना, जब आप इंश्योरेंस का केस में आते हो तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये बोला कि ओनर जो है वो प्रिंसिपल है, और ये पर्सन जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये आपकी क्रेडिटर है, और जो इनविजिबल है सियोरिटी, वो आपका बैंक प्रोवाइड करता है, क्योंकि बिना बैंकिंग डिटेल्स से तो आजकल कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ये केस आपको ये बताना चाह रहा है, ये ओनर है, इनके पास 10 लाख की कार है, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस निकाला हुआ है। अब यहाँ पे ओनर को और जो आपका सामने क्रेडिटर है उसको यहाँ पे दो नाम दिया गया है। पहला नाम है आइडेंटिफाइड, जो कि हम ओनर को बोलते हैं, जो कि हम प्रिंसिपल को बोलते हैं। इसका मतलब है द पर्सन हु इज प्रॉमिस टू सेव, वो पर्सन जिसको प्रॉमिस किया गया है कि आपको हम सेव करेंगे, तो ये मेरे लिए किया गया है सेव। एंड द अदर पर्सन जनरल इंश्योरेंस कंपनी, या वो पर्सन, इस केस में मैं, जो पर्सन दे रहा है सामने पैसा, उसको बोला जाता है आइडेंटिफायर, यानी द पर्सन हु प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस्ट, यानी वो व्यक्ति जो सामने वाले को बोल रहा है अगर आपका लॉस हो रहा है तो मैं आपको रिकवर करूंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी एग्जैक्टली यही तो करती है ना, जो आपका कार का एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी कार चोरी हो जाती है, तो जिस हिसाब से आपने इंश्योरेंस निकाला है, तो लॉस होने पे वो आपको पेमेंट करती है, सियोरिटी देती है ना। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। तो इसमें 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, सियोरिटी, प्रिंसिपल, क्रेडिटर। इंश्योरेंस कंपनी के केस में सियोरिटी बैंक होता है, प्रिंसिपल ओनर होता है जो, एंड क्रेडिटर जो होता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है। अब एसेंशियल में हम बात करते हैं, इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने कहा 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, आप लिख 2 पार्टी रहे, तो मैंने बीच में गाइस बताया जो थर्ड पार्टी सियोरिटी होती है वो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं होती है, वो इनविजिबल होती है, बट ना हो कि भी वो है, तो लिखने में हम 2 पार्टी लिखते हैं। उसके बाद में इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की। तो सीधी बात है, ये पूरा ही लॉस के ऊपर है ना, सियोरिटी हम दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, लॉस से रिकवर करने के लिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस हम किसी थर्ड पार्टी को एज ए एक्सप्रेस लेके आ सकते हैं, इम्प्लाइड ऑटोमेटिकली हो गया। और ये क्यों कब होगा, जब थर्ड पार्टी गारंटी लेगा। थर्ड पार्टी गारंटी अगर नहीं ले रहा है तो फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन रहा ना आइडेंटिफाइड वाला। तो और लास्ट में क्या है, एसेंशियल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इसके लिए जो भी एसेंशियल है सारे रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, तब आपका बन जाता है ये आइडेंटिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हमने 3 पढ़ लिया, आपके बेलमेंट भी हमने पढ़ लिया, आइडेंटिटी भी हमने पढ़ लिया, बीच में वो भी पढ़ लिया। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो लेक्चर्स हैं वो पहले हमने सब कुछ पढ़े हुए हैं। आज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना था, ये 3 हमारे लिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं। हालांकि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है और इम्प्लाइड भी आता है, लेकिन उनके लिए मैंने डिटेल में ऑलरेडी क्लास ली हुई है। तो आज का हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। फर्दर अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सेल ऑफ गुड्स के बारे में। हमारा कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कंपनीज के बारे में सब कुछ डिटेल खत्म हो चुकी है। लगभग मान लीजिए इस यूनिट का हमने आधा पोर्शन आज ऑफिशियली कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सेल ऑफ गुड्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।